नाउ लेट अस सी। सो यहां पर फॉर्मूले दोबारा लिख देते हैं अपन एक बार। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हो रही है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल टू सी बाय वी। ये हमारा फॉर्मूला कल निकल के आया था। एंड सेकेंडली, अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात होती है, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होगा μ21 इज इक्वल टू v1 बाय v2। ये हमने फॉर्मूला कल क्लास के अंदर फाइंड आउट कर लिया था। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव के बीच में भी एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, दैट इज μ21 इज इक्वल टू μ2 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। ये भी हमने एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है दैट व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे आप क्वेश्चन आपको फाइंड आउट कर सकते हो, एग्जाम के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। कल अपन ने देखा था एक स्पीड ऑफ लाइट, अगर एक मीडियम में 2 × 10⁸ है मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का कितना होगा। ठीक है, तो एक मीडियम के अंदर अपन को वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखी है 2 × 10⁸। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हमें जानते हैं कि c बाय v इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ओनली। c की वैल्यू कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ होती है, डिवाइडेड बाय अपन क्या कर देंगे, वेलोसिटी जो अपन को प्रोवाइड कर रखी है दैट इज 2 × 10⁸। 10⁸ कैंसल, 3/2 आंसर आ गया है यहाँ पर मेरे पास। व्हाट इज 3/2, 3/2 इज 1.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से क्या निकल आ जाता है, 1.5 निकल के आ जाता है। तो क्लियर है, सिंपल सी चीज है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अप्लाई करना अगर आता है तो कोई दिक्कत नहीं होती इसके अंदर। चलिए, किसी को भी इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है तो एक बार हैंड रेज करके बता दो उस डाउट। चलिए, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फॉर द फॉलोइंग केस। ठीक है, फॉलोइंग केस के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के बताना है। ये केस है मेरे पास, ये इंटरफेस, दिस इज द इंटरफेस। ठीक है, ऑन दिस इज द नॉर्मल, द लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम दिस मीडियम गोइंग टू दिस मीडियम। ठीक है, दिस इज हनी, ये क्या है, हनी है। ठीक है, एंड दिस इज फॉर एग्जांपल वाटर। ठीक है, हनी एंड वाटर आपको प्रोवाइडेड है। चलिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर अगर आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एंड स्पीड ऑफ लाइट इन हनी आपको दे रखा है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अपन से पूछा जा रहा है कि भाई यहां पर कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सिस्टम और दिस पर्टिकुलर केस। कैसे निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कल ही बताया है। लाइट कहां से आई, वाटर से आई, कहां गई, हनी में गई। सो वी कैन से दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट कहां जा रही है, हनी में, सो वी विल से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी h with respect to water, with respect to water comes out to be, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो स्पीड ऑफ लाइट के रेशियो के बराबर। स्पीड ऑफ लाइट वाटर की कितनी, ये लो, स्पीड ऑफ लाइट ऑन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन हनी। वाटर से हनी को डिवाइड करेंगे तो लो यहां पर 2.5 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 × 10⁸। 10⁸ कैंसल, ये बना मेरे पास 25/20 मतलब 5/4। कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 1.25। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विद रिस्पेक्ट टू वाटर कितना आ गया, 1.25 आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात, सिंपल सा तरीका, कुछ नहीं करना है, हमेशा ये चेक करो
फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, देन फाइंड आउट द but find out that from where the light is coming and where it is going. जहां लाइट जा रही है उसको पहले लिख देंगे, जहां से आई है उसको बाद में लिखेंगे. अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर आपको ऐसे दे दे कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू डब्ल्यू एच, हमने किसकी वैल्यू निकाली? म्यू एच डब्ल्यू की. ठीक है, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विद रिस्पेक्ट टू वाटर. एग्जामिनर अगर आपको पूछे कि आप निकाल के बताइए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू हनी, तो हम कैसे निकालेंगे? वी नो दैट दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हनी विद रिस्पेक्ट टू वाटर. कल अपन ने इसका भी फॉर्मूला देखा था डेराइव करके. अब वो आता है 1.25, इसको सॉल्व करेंगे, दिस बिकम्स 1 अपॉन 1.25. यहां से पॉइंट हटा तो 2 जीरो ऊपर, सही है. दिस बिकम्स 4/5. 4/5 को आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा 0.8. सो यू कैन सी दैट इन बोथ द केसेस आपको एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग इन द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन में वो पूछ क्या रहा है, आपको उस तरीके से चलना है. फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर हुई कि नहीं? फास्ट. Yes, raise your hands, everyone. चलिए, तो अब ये बताइए किसको डाउट है? नाउ हु इज हैविंग एनी डाउट? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे देखेंगे. लेकिन आइए, देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 फॉर द गिवन डायग्राम. डायग्राम मुझे क्या कहता है? दिस इज एयर, दिस इज मीडियम 1. Light is coming from air going to medium 1 like this. Light is coming from air going to medium 2. This is medium 2 and this is air. देखिए क्वेश्चन को देखो एक बार, यहां पर मैं बोल देता हूं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विल बी इक्वल टू 2.5 into 10 power 8 meter per second, and speed of light in medium 2 is 1.5 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. ये क्वेश्चन अपन को प्रोवाइडेड है. दोनों डायग्राम को देखो, क्या मैंने मीडियम 1 और मीडियम 2 का इंटरफेस बना रखा है? माय क्वेश्चन इज, क्या मैंने मीडियम 1 और मीडियम 2 का इंटरफेस बना रखा है? नहीं. मीडियम 1 का इंटरफेस एयर के साथ है, मीडियम 2 का इंटरफेस भी एयर के साथ है. दैट मीन्स अगर मैं इन केसेस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अगर कैलकुलेट करूं, इन दोनों केसेस में अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट करूं, तो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा? आप मुझे हैंड रेज करके बताइए. रिलेटिव आएगा कि एब्सोल्यूट? ये हम बात पहले भी कर चुके हैं. चलिए, तो यहां पर भी निकाल लेते हैं. हम यहां निकालते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू एयर. अब इसको तो अपन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 ही बोल सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू c बाय v1. और c की वैल्यू कितनी होती है? 3 into 10 power 8 होती है, हम जानते हैं. v1 कितना है? तो 2.5 into 10 power 8 है. ये लो 2.5 ये 10 power 8 कैंसिल, आंसर बिकम्स mu1 is equal to 3 by 2.5. दैट मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का अपन कैलकुलेट कर चुके हैं 3/2.5. फ्रैक्शन फॉर्म में ही छोड़ रहा हूं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारे लिए. सिमिलरली अब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम भी निकाल सकता हूं c by v2 करके. c by v2 करेंगे तो आंसर आएगा 3 into 10 power 8
डिवाइड बाय V2 करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁸, ये इससे कैंसिल, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल, तो μ2 की वैल्यू आ जाएगी 2। बट क्वेश्चन में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ी ना पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है μ21 निकाल के बताओ। क्या पूछा है? μ21 बताओ। μ21 मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। इसका एक रिलेशन हम जानते हैं, अगर हमें दोनों की स्पीड ऑफ लाइट पता है तो हम डायरेक्टली दोनों की स्पीड ऑफ लाइट से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमने डायरेक्टली इसको डिवाइड किया तो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला, हम डायरेक्टली उससे भी सॉल्व कर सकते हैं μ2 बाय μ1। सो μ21 विल बी इक्वल टू μ2 की वैल्यू कितनी निकाली 2 डिवाइडेड बाय μ1 की वैल्यू कितना निकाली 3 बाय 2.5 ऊपर चला जाएगा तो लो 2.5 ऊपर गया, यहां से नीचे आया 10। So this becomes 2, 5, 2. The answer is 5 by 3. This is the relative refractive index of 2 with respect to 1. हम इस क्वेश्चन को वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से भी कर सकते थे, हमने इस क्वेश्चन को लेकिन किया किस तरीके से? एब्सोल्यूट वाले तरीके से किया है। कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों तरीके से करोगे आंसर हमेशा सेम ही दिखेगा, चाहे किसी भी तरीके से आप करिए। अगर मैं इसको स्पीड ऑफ लाइट वाले तरीके से करता हूं तो μ21 को उठाओ, ये μ21 विल बी इक्वल टू V1 बाय V2। V1 की वैल्यू कितनी है 2.5, V2 की वैल्यू कितनी है 1.5। 2.5 डिवाइड बाय 1.5 करोगे तो ये दिस विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम 3, तो 5 by 3 ही आंसर आएगा। तो चाहे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज करें, चाहे हम स्पीड ऑफ लाइट वाले कॉन्सेप्ट को यूज करें, द आंसर विल ऑलवेज बी द सेम, और इस तरीके से अपन सॉल्व कर सकते हैं। फटाफट हैंड रेज करके बताइए ये चीज क्लियर हुई कि नहीं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे देखने को मिल सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं देखेंगे हम, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट देखेंगे दैट इज नॉट इन योर कोर्स। ठीक है, चलिए तो आज आप लोगों को इसका एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आप उसे प्रैक्टिस करिए, जो डाउट आएंगे फिर आप कल की क्लास में उसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब रिफ्रैक्शन को अपन डेली लाइफ में कहां कहां देखते हैं? तो रिफ्रैक्शन कैन बी सीन इन डेली लाइफ। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देख सकते हैं, नंबर 1 द डेप्थ ऑफ ए बकेट, depth of a bucket filled with water appears less than the true depth, than the true depth। ठीक है, क्या होता है जब अपन एक बकेट, एक बाल्टी के अंदर पानी भर देते हैं तो जो एक्चुअल डेप्थ है बाल्टी की, हमें वो लगता है कि वो जो एक्चुअल डेप्थ है पानी भरने के बाद वो डेप्थ हो गई है थोड़ी कम। ठीक है, ऐसा लगता है जो बाल्टी की डेप्थ है वो पहले जितनी नहीं रही, कम हो चुकी है, लेकिन एक्चुअली में दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ओनली, दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन। और इसी कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ ऑफ, क्या बोलते हैं? एपरेंट डेप्थ ऑफ बकेट। तो एपरेंट डेप्थ का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो इसका पूरा एक डेरिवेशन आएगा। ठीक है, इसका पूरा एक डेरिवेशन आएगा, लेकिन अभी नहीं पढ़ना है उसे आपको, जब अपन ऑप्टिक्स पढ़ेंगे 12th क्लास में तब इसको देखना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2, इसका और कहां पर यूज देखने को मिलता है? सो बेंडिंग ऑफ स्पून व्हेन इमर्स्ड इन वाटर। ठीक है, इमर्स्ड कैसा किया है? पार्शियली। जब अपन एक स्पून को, चम्मच को ग्लास ऑफ वाटर के अंदर इमर्स करो, पार्शियली इमर्स करो इस तरीके से कि आधी चम्मच बाहर है आधी चम्मच अंदर है, उसको साइड से देखने की कोशिश करो तो आपको ऐसा लगेगा कि जो स्पून है वो हल्की सी बेंड हो गई है। क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि जो भी हमारी लाइट रे है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर ट्रेवल करेगी तो वो बेंड होगी।
इसी वजह से जो लाइट रे की बेंडिंग को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, तो हमारी जो स्पून है, दैट स्पून ऑल्सो लुक्स लाइक इट हैज बीन बेंड, बट एक्चुअली में ये किसकी वजह से हो रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो ए केस ऑफ रिफ्रैक्शन ओनली। इसके बाद दो केसेस आते हैं, व्हेन लाइट रे is entering from a optically rarer medium to a optically denser medium। अब ध्यान से देखिए, दो मीडियम्स हैं मेरे पास, दो मीडियम के दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस होंगे, ठीक है, एक का कुछ इंडेक्स होगा, एक का दूसरा इंडेक्स होगा। अगर मान लो कि एक मीडियम ऐसा है जहां पर ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो था वो कम है, और वहां से लाइट आई, एक ऐसे मीडियम को एंटर करी जहां पर ऑप्टिकल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, दैट मींस द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम optically rarer to optically denser medium। यहां पर मैं बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, ऑप्टिकली, ठीक है, optically rarer to optically denser medium। then what happens when the light ray enters from rarer to a denser medium? the light ray bends towards the normal। लाइट क्या हो जाती है? नॉर्मल लाइन के टूवर्ड्स बेंड करती है, ठीक है। इसको समझने के लिए ऐसा समझो कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 था, यहां पर अपन बोल सकते हैं दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। रेयरर टू डेंसर जाने का मतलब क्या है? दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 मस्ट बी लेस देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2। ये याद रखना है। दिस इज नोन एज रेयरर टू डेंसर कंडीशन, दैट द लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम गोइंग टुवर्ड्स द डेंसर मीडियम, एंड व्हेन इट इज डूइंग दैट the refracted ray is bending towards the normal। इंसिडेंट जाना कैसे चाहती थी? तो यहां से इंसिडेंट ऐसे सीधा जाना चाहती थी, लेकिन ये बेंड क्या कर गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर गई, when the light ray is entering from a rarer medium to a denser medium। चलिए इसके बाद दूसरा केस देखते हैं। अगर इसी का उल्टा केस कर दिया जाए, अगर लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जाए, अगर लाइट रे डेंसर टू रेयरर मीडियम जाए, मतलब उसी का उल्टा केस अगर मैं कर दूं, तो ये रहा मेरा इंटरफेस, ये रहा नॉर्मल, ये लाइट रे डेंसर मीडियम से भेजेंगे इस बार अपन, ये लो, इस बार इसको डेंसर मानते हैं, ये लो डेंसर है, ऐसे इंटरफेस नॉर्मल, दिस इज द डेंसर मीडियम। व्हेन द डेंसर मीडियम इज अबव, ये रहा μ1 ज्यादा है μ2 से, तो लाइट रे जाना कैसे चाहती थी? इस तरीके से सीधा, लेकिन लाइट रे क्या कर जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगी और इस तरीके से चली जाएगी। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हेन लाइट रे इज एंटरिंग फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू ए रेयरर मीडियम, you can say that the light ray is bending away from the normal। light ray is bending away from the normal, और इसी को हम आगे जाके हायर क्लासेस में ऑप्टिकल एक्टिविटी का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो अभी 10th क्लास में इतना जरूरी भी नहीं है ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझना, लेकिन क्योंकि रिफ्रेशर्स में ये शब्द लिखा होता है, अपन ने इसके बारे में बात कर ली, दैट व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। 10th क्लास में सिर्फ इतना ही याद रखना है कि भाई जो रेयरर टू डेंसर मीडियम अगर लाइट जाएगी तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी, और अगर लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम जाती है, उल्टा होता है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां पर लिख सकते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, एंड इधर अपन लिख सकते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। यहां लिख सकते हैं टुवर्ड्स द नॉर्मल। चलिए किसी को भी इस पार्ट में मूविंग ऑन, यहां पर अपना खत्म होता है रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट इस चैप्टर के अंदर हमारे पास आते हैं लेंसेज, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट इस चैप्टर में क्या आते हैं? लेंसेज आते हैं। अब मेरी बात सुनो, एक सिंपल सी बात, ये रिफ्रैक्शन पे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं? तो सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर दी फॉर्मूलाज फॉर रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट, उनके फॉर्मूला आप पढ़िए। उसके बाद वेलोसिटी वाले जो रिलेशन अपन ने निकाले थे, μ21 का क्या रिलेशन रहता है, एब्सोल्यूट का क्या रहता है, वो याद रखना है, ठीक है। दूसरा ये जो एक छोटा सा मैंने एग्जांपल आपको बताया टर्पेंटाइन ऑयल का, जिसको अपन हिंदी में तारपीन का तेल भी बोलते हैं,
ठीक है, आप अपने घर वालों से पूछेंगे तो उनको पता होगा, या फिर काफी स्टूडेंट्स ने देखा भी होगा। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसकी डेंसिटी तो कम होती है बट ऑप्टिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझ लो, हो सकता है आपको किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी ये पूछा हुआ मिल जाए। चलिए, तो ये बात हो गई रिफ्रैक्शन की। इसके बाद आप कौन सा टॉपिक रिवीजन चाहते हैं, फटाफट आप हैंड रेज करके बता दीजिए, क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट्स हैं।